नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि एक तरफ रोहित अपनी माँ आयशा मारवा को लेने के लिए उसके कमरे में चला गया था क्योंकि वो सब आज मिलकर ब्रेकफास्ट करने वाले थे। तो वहीं दूसरी तरफ अब तक आकाश सभी को कहता है कि भी अंजलि मल्होत्रा के साथ कुछ बात करना चाहता है और अब वो अंजलि मल्होत्रा के साथ वहां बैठ जाता है। अब तक रोहित भी सभी के साथ आयशा मारवा को लेकर नीचे चला जाता है, जहां पर रिया ने हेड सर्वेंट को कहकर पहले ही रोहित की पसंद का केक तैयार करवाया हुआ था। सभी बारी बारी से रोहित से मिलते हैं, उसका हाल चाल पूछते हैं और अब रिया रोहित का हाथ बड़े ही प्यार से पकड़ते हुए अब उस केक को कटवाती है। सभी के चेहरे पर खुशी थी क्योंकि वो सब यही देख रहे थे कि आखिर बाप और बेटी में से बड़ा कौन है और छोटा कौन, क्योंकि रिया एक बड़े शख्स की तरह रोहित के हाथ को पकड़कर उसका केक कटवा रही थी, जिसे ऐसा लग रहा था जैसे रिया अडल्ट है और रोहित बच्चा है। वही रिया ने अब एक केक का टुकड़ा पहले रोहित को वो उठा कर खिलाया। अब रोहित ने भी एक पीस उठाया और उसने अब उसे रिया को खिला दिया था। रिया ने भी अब थोड़ा सा टुकड़ा खाया और फिर उसमें से ही उसने फिर से दोबारा से रोहित को खिला दिया। केक को खाने के बाद अब रोहित ने एक पीस को उठाकर अब आर्यन और अलेक्जेंडर को खिलाया और अब वो हेड सर्वेंट से कहता है कि इसे सभी को डिस्ट्रीब्यूट करवा दीजिए। और अब सभी एक एक करके अब ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ जाते हैं क्योंकि सभी को अपने अपने काम से निकलना था और फिर वो सभी अभी अपने मील को एंजॉय करने लगते हैं। कुछ देर के बाद अब कवि नालिशा कहती है कि शायद अब हमें चलना चाहिए क्योंकि अब हमारे चलने का समय हो गया है। अगर हम अभी नहीं निकले तो शायद फिर हम लेट हो जाएंगे। ये सुनते ही अब रोहित भी कहता है कि ठीक है, आपके साथ चिराग और अब्दुल भी जाएंगे। ये कहते हुए ही रोहित भी अब दोनों को देखता है तो अब वो दोनों भी समझ जाते हैं कि उनके बॉस उन्हें क्या कहना चाहते हैं, इसलिए वो भी अब हमें अपना सिर हिला देते हैं कि वो रानी साहिबा के साथ चले जाएंगे उनकी सेफ्टी के लिए। कुछ ही देर में अब कवि नालिशा रोहित के पैलेस से बाहर निकलकर अब अपने चौपर में बैठ जाती है और उनके साथ साथ अब चिराग और अब्दुल भी उनके साथ ही जाते हैं। यहाँ रिया भी कवि नालिशा जब वो जा रही थी तो उससे कह रही थी कि नेक्स्ट टाइम आप जब भी आइएगा तो मेरी बेस्ट फ्रेंड को भी अपने साथ लेकर आइएगा। ये कहते हुए ही अब रिया उनको हाथ हिलाकर अब बाय कहने लगती है। इधर कवि नालिशा भी अब सभी को बाय बोल देती है और कुछ ही वक्त में उनका वो चौपर अब आसमान में उड़ने लगता है और बाकी सब पहले इसके अंदर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी भी ये सब होने के बाद अब करण गुलेरिया के दिमाग में अभी भी कवि नालिशा की ही बातें घूम रही थी जो उन्होंने राजीव गुलेरिया के बारे में कहा था, क्योंकि अभी भी करण गुलेरिया ना चाहते हुए भी उन्हीं की ही बातों में को सुन कर उन्हीं के बारे में ही सोच रहे थे। कुछ ही देर में सभी अब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। यानी अब रोहित से कहती है कि मेरे ख्याल से अब हमें भी इंडिया चलना चाहिए मिस्टर मारवा। अब हम यहाँ पर क्योंकि जिस मकसद से आए थे वो काम तो अब हमारा पूरा हो गया है। अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है नहीं अनिका, अभी नहीं, अभी कुछ और भी बाकी है। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है कि क्या हुआ है मिस्टर मारवा, क्या बचा हुआ है, क्या आप मुझे कुछ बताएंगे, क्योंकि जहां तक मैं जानती हूँ ये काम अब कंप्लीट हो चुका है और हम बस इसी मिशन के लिए यहाँ पर आए थे। इस सवाल का जवाब देते हुए अब रोहित अपने रूम में देखता है कि तभी उसकी नजर अब सामने टेबल पर रखी हुई अपने पापा की मेडिकल रिपोर्ट पर जाती है। रोहित अब उस फाइल के पास जाकर अब उसे अपने हाथ में उठाकर कहता है क्या तुमने इसे अच्छी तरह से पढ़ लिया है, क्या लगता है तुम्हें? रोहित की बात का जवाब देते हुए अब अनिका भी कहती है नहीं मिस्टर मारवा, अभी तक तो मैंने इसे पूरा नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं आज कॉलेज से आकर आज इसे कंप्लीट अच्छी तरह से पढ़ लूंगी। मैंने बस एक बार इसको मोटा मोटा देखा है। ये सुनते ही अब रोहित
कहता है, क्या तुम आज भी कॉलेज जाओगी? लेकिन क्यों अनिका? रोहित की इस बात का जवाब देते हुए अब अनिका कहती है, मुझे अपना अधूरा काम पूरा करना है। वो क्या है ना कि जो फंक्शन कल होने वाले थे ना, वो आज के लिए पोस्टपोन हो गए हैं और मैंने भी उनमें पार्टिसिपेट किया है, तो मेरा जाना मिस्टर मारवा वहाँ पर जरूरी है। ये सुनते ही अब रोहित कहता है कि क्या तुम्हारा जाना सच में जरूरी है? मेरा मतलब है कि एनी भी तो ये काम कर सकती है ना, क्योंकि एनी आर्या मूर्ति बनकर वहां पर जा सकती है। इसलिए तुम्हें जाने की क्या जरूरत है अनिका, या कुछ और है? रोहित की इस बात पर अब अनिका उसके पास जाकर उसे अपनी बाहों को उसके गले में डालकर कहती है, मैं एनी से कह सकती हूँ थी, लेकिन आपको तो पता है ना कि मैंने कभी अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय नहीं की है। इनफैक्ट मैं तो स्कूल ड्रॉप आउट हूँ, तो मैं बस इसलिए मैं वहां पर जाना चाहती हूँ। ये कहते हुए ही अब अनिका अपनी नजरें नीचे झुका लेती है। अब अनिका को इस तरह से देखकर अब रोहित के चेहरे पर भी एक शरारती स्माइल आ जाती है और अब वो अनिका के चेहरे को थोड़ा ऊपर उठाकर अब कहता है, क्या आज तक तुम्हें किसी भी काम के लिए मैंने मना किया है? नहीं ना अनिका, तो फिर मैं तुम्हें आज भी नहीं करना चाहता। तुम अगर जाना चाहती हो तो तुम जाओ। अपनी बात को पूरा करने के बाद अब रोहित की नज़र अनिका के होठों पर थी। हालांकि अनिका को भी अच्छी तरह से पता था कि रोहित ने सच में उसे कभी किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया। इवन इन दोनों की केमिस्ट्री में देखकर ऐसे लगता था, इन दोनों का पलड़ा ऐसा था कि कभी हमें रोहित इस दोनों के रिश्ते में बोझ लगता है तो कभी हमें अनिका बोझ लगती है। रोहित अब उसके होठों की तरफ देखता है तो अब रोहित ने उसे जोर से अपनी तरफ से खींच लिया। रोहित के इस एक्शन पर अब अनिका हैरान थी। इससे पहले कि वो रोहित को कुछ भी कह पाती या खुद को संभाल पाती, वो उसे खुद से दूर करती कि तभी उससे अपने होठों पर रोहित के होठों का एक एहसास होता है। दोनों अब एक दूसरे के इतने करीब थे कि दोनों एक दूसरे की धड़कनों को भी आसानी से सुन पा रहे थे। दोनों की किस और भी गहरी होती जा रही थी। दोनों ही अब एक उस किस में ही कहीं डूबते हुए से जा रहे थे। एक लंबी किस को पूरा करने के बाद दोनों जब एक दूसरे को छोड़ देते हैं और फिर वो सांस लेने लगते हैं, अनिका अब रोहित से कहती है, ये क्या था मिस्टर मारवा? क्या आप मुझे सच में कॉलेज नहीं जाने देंगे? क्योंकि वैसे ना सही तो अब ऐसे हाँ, ये क्या बात हुई? अनिका के इस सवाल पर अब रोहित कहता है, अभी 9 बज रहे हैं और फंक्शन तो 2 बजे के बाद है ना, तो फिर। ये कहते हुए अब रोहित फिर से अनिका को अपनी तरफ खींच लेता है और फिर वो उसे बेतहासा किस करने लगता है, कभी गले पर तो कभी गालों पर यहाँ अनिका अब रोहित के हर एक स्पर्श को महसूस कर रही थी और वो भी अब उसका साथ देने लगती है। अनिका अब रोहित से कहती है, वैसे मिस्टर मारवा एक बात तो है ना कि जिस रात हमारा पहला मिलन हुआ था, जिस बार हम पहली रात जब हम मिले थे, उस रात सच में कितनी अच्छी रात थी ना वो। क्योंकि एक पल के लिए तो उस दिन मैं घबरा गई थी, लेकिन सच में पता नहीं क्यों, शायद हमारी किस्मत में यही लिखा था। क्योंकि मेरी किस्मत में आप थे, इसलिए शायद भगवान भी हमें मिलाना चाहता था। पता नहीं क्यों उस दिन आपका मुझे छूना सच में बहुत ही अच्छा लगा था। मुझे पहली बार ऐसा लगा था कि सच में कोई अपना है, नहीं तो तब तक तो मैं बस सबके मुंह से ओए मोटी ही सुनती आ रही थी। सभी मुझे मोटी कहकर ना जाने क्या क्या ताने मारते थे। कि ये बात सुनकर अब रोहित भी अब अनिका से कहता है कि हाँ अनिका, उस रात हमारे बीच में जो कुछ भी हो रहा था, उस वक्त ना तुम्हें कुछ पता था और ना ही मुझे कुछ पता था। अब ये सुनते ही अनिका कहती है, उसके बावजूद भी उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सच में ये किसी अपने का एहसास है। मुझे पहली बार ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी की आंखों में मेरे लिए शायद थोड़ी बहुत इज्जत है। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है कि हाँ अनिका, उस वक्त तुम सच में बहुत ही मोटी थी, इसलिए शायद मैंने भी तुमसे थोड़ा सा ज्यादा प्यार कर लिया था, लेकिन अब तुम पतली हो गई हो। सो सैड फॉर मी। और अब तो मैं तुम्हें ओए मोटी ये भी नहीं कहकर बुला सकता हूँ। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका भी उसे अब घूर घूर कर देखने लगती है, लेकिन वो जानती थी कि उस वक्त सच में अनिका बहुत ही मोटी थी। सभी ने उसके मोटे होने का मजाक उड़ाया था, लेकिन उस रात पता नहीं क्यों रोहित का उसे मोटी बुलाना अच्छा लग रहा था। पहली बार उसकी लाइफ में कोई ऐसा आया था जिसकी आंखों में उसे अपने लिए इज्जत दिखाई दे रही थी, जो उस रात से पहले उसे किसी की भी आंखों में अपने लिए नजर नहीं आई थी।
अनिका अब उस रात के बारे में सोचते हुए अब रोहित को एक कसकर गले लगाते हुए कहती है, अब पहले मुझे मेरे सारे ही सवालों का जवाब दीजिए मिस्टर मारवा। उस रात आपके और रश्मि के बीच में कुछ हुआ था क्या? क्योंकि ये बात मैं पहले भी आपसे पूछ चुकी हूँ, इसलिए प्लीज मुझे बताइए ना। अनिका के इस सवाल पर अब रोहित अपना एक हाथ अपने सिर पर मारते हुए कहता है कि तुम अभी भी उसी बात पर के ही पीछे पड़ी हो क्या? क्योंकि जब हमारे दरवाजे को नॉक किया गया था तो मुझे लगा था कि शायद तुम इस बात को भूल जाओगी, लेकिन अनिका मुझे लगता है एक डॉक्टर होने के साथ साथ जैसे तुमने स्पेशल डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया, ये भी तुमने ठीक नहीं किया है, क्योंकि अब तुम भी स्पेशल डिपार्टमेंट वाले लोगों की तरह मुझे ट्रीट कर रही हो। क्योंकि अगर तुम एक बात के पीछे पड़ गई तो जब तक उसके बारे में नहीं जान लेती तब तक उसी को ही रिपीट करती रहती हो। सुनते ही अब अनिका कहती है, क्या प्रॉब्लम है आपको मिस्टर मारवा? आप मुझे बताते क्यों नहीं हो? आप मुझे बता रहे हो या नहीं? क्योंकि अगर आप मुझे नहीं बता रहे तो इस बार उसे मैं फिर अपने तरीके से पूछूंगी। अनिका ने यहाँ पर एक बोसी लेडी के टोन में रोहित से ये सब कहा था। अनिका के इस सवाल का जवाब देते हुए अब रोहित कहता है कि ठीक है फिर बताता हूँ मैं तुम्हें, लेकिन फिर तुम्हें भी बताना होगा मुझे जितना तुम जानती हो। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है। अब वो कहता है कि 12 साल पहले इंडिया में मनाली में रोहित हमेशा की ही तरह अपनी लाइफ केयर हॉस्पिटल में अपना काम कर रहा था। उस साल हॉस्पिटल में रोहित ने काफी ही एडवांस मशीनरी को अपने हॉस्पिटल में इंट्रोड्यूस करवाया था, जिससे कि मनाली और उसके आसपास के लोगों को इलाज करवाने के लिए कहीं दूर न जाना पड़े। लाइफ केयर हॉस्पिटल में अपना काम पूरा करने के बाद रोहित अपने असिस्टेंट चिराग के साथ अपने होटल इंटरनेशनल पैराडाइज के लिए निकल गया था। कुछ देर में अपने होटल में पहुंचने के बाद रोहित अब चिराग से कहता है कि मैं अपने रूम में जा रहा हूं, तुम अपना काम करने के बाद अपने रूम में चले जाना। रोहित की इस बात पर अब चिराग मेहता कहता है, ओके बॉस। चिराग को अपना काम समझाकर अब रोहित अब्दुल के साथ अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तभी उसे अब अब्दुल कहता है, सर क्या एक बार आप यहाँ पर इस होटल में होने वाली पार्टी को देखना चाहते हैं? आई मीन वो कैसे अरेंज हुई है, क्योंकि ये हमारे होटल के लिए बहुत ही जरूरी है। अब्दुल के इस बात पर अब रोहित कहता है, नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, आई एम श्योर अच्छी ही होगी। ये कहते हुए ही रोहित अब अपने रूम की तरफ जाने लगता है कि तभी अब उसके सामने वो शख्स आ जाता है जो रोहित को इंपीरियल ग्रुप के हेडक्वार्टर में किंग से मिलाने के लिए लेकर गया था। उस शख्स को अपने सामने देखकर रोहित अब समझ जाता है कि शायद इसे आज भी उससे कुछ ना कुछ तो बात करनी ही होगी, इसलिए रोहित अब अब्दुल से कहता है कि तुम अभी जाओ, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। क्योंकि रोहित उसके सामने बिल्कुल भी उस शख्स से मिलना नहीं चाहता था। उस वक्त अब्दुल नया ही था, इसलिए वो नहीं जानता था कि रोहित ही किंग है, इसलिए रोहित अब अब्दुल के सामने उस शख्स से बातें नहीं कर सकता था। अब्दुल के जाने के बाद अब रोहित अब उस शख्स से कहता है कि जी कहिए आप यहाँ कैसे, कुछ काम था क्या? रोहित की इस बात पर अब वो शख्स कहता है, आप हमसे गले नहीं लगेंगे क्या? ये कहते हुए ही वो शख्स अब रोहित को अपने गले से लगा लेता है और उसके बाद वो अपनी पॉकेट से धोखे से एक इंजेक्शन को निकालता है और रोहित को ऐसे ही गले लगाते लगाते उसे रोहित को इंजेक्ट कर देता है। क्योंकि रोहित को तो इस बात का एहसास भी नहीं होता कि उसकी बॉडी में वो उसे इंजेक्शन लगा देगा, लेकिन इससे पहले रोहित संभल पाता उसे इंजेक्ट कर दिया गया था। यहाँ रोहित के अब ऊपर जैसे ही वो इंजेक्शन अब उसे इंजेक्ट हुआ तो उस ड्रग का असर अब उसके ऊपर ज्यादा ही होने लगता है। तभी वो शख्स अब अपने आदमियों से कहता है कि वो क्रिस्टोफर की बहन कहाँ है, क्योंकि ये सब इन लोगों का पहले से ही प्लान किया हुआ था। ये कहते हुए उस आदमी के कानों में अब एक आवाज आती है कि मैं यही हूँ, मुझे तो लगा था कि आप मिस्टर मारवा को नीचे ही हो रही पार्टी में लेकर आएंगे, लेकिन आप तो यहीं पर हैं। क्योंकि उस समय रश्मि भी वहीं पर ही थी, क्योंकि ये सब उनका पहले से ही प्लान था। ये सुनते ही अब वो शख्स कहता है, अपनी बेवकूफियां बंद करो, मुझे तुम्हारी ये बेवकूफ बातें नहीं सुननी, और जिस काम के लिए तुम यहाँ पर आई हो उसे करो। ये सुनते ही अब रश्मि भी अब उस शख्स के पास आकर खड़ी हो जाती है और अब वो रोहित के हाथ को अपने कंधे पर रखते हुए उस शख्स से कहती है, आपको अपना वादा याद है ना, जो आपने मुझे कहा था इसके बाद आप मेरी शादी सच में मिस्टर मारवा से ही करवाएंगे ना?
क्योंकि रश्मि हमेशा से ही मिस्टर मारवा से ही शादी करना चाहती थी, इसलिए उसने रोहित से शादी करने के लिए वो ये सब करने के लिए तैयार थी। रश्मि की ये बात सुनकर अब वो शख्स कहता है, पहले जिस काम के लिए यहाँ आई हो उसे कर कर दिखाओ, उसके बाद ही अपने इस वादे को याद दिलाना और जाओ यहाँ से सामने वाले रूम में। ये सुनते ही अब रश्मि रोहित को सहारा देते हुए उसे रूम में लेकर चली जाती है। यहाँ वो शख्स अभी भी अपने आदमियों से कहता है कि तुम सब यहीं पर रहना, अगर कोई गड़बड़ होती है तो मुझे उसके बारे में बता देना। ये सुनते ही अब उसके आदमी कहते हैं, ओके सर, यू डोंट वरी अबाउट दैट, हम हैं यहाँ पर। ये सुनते ही वो शख्स अपने रूम की तरफ जाने लगता है, क्योंकि उसे लगा कि अब उसका यहाँ पर और कोई काम नहीं है, क्योंकि अब तक उसका काम जो था उसे इंजेक्शन लगाने का वो कर चुका था। वहीं दूसरी तरफ अभी रश्मि खुद को रोहित के ऊपर फोर्स करने लगती है उस कमरे में जाने के बाद। और रोहित, क्योंकि रोहित तो ड्रग एडिक्ट होने के बावजूद भी उसे अब खुद से अलग कर रहा था, क्योंकि रोहित हमेशा से ही लड़कियों से दूर रहा था, इसलिए इसी वजह से भले ही उसके ऊपर ड्रग का बहुत ज्यादा असर था, फिर भी वो ऐसी नशे की हालत में भी उसे अपने से दूर ही फेंक रहा था। लेकिन उसके बार बार वो साथ के साथ वो रश्मि को बार बार वार्निंग भी दे रहा था कि वो उसके पास ना आए, वो उससे दूर हटे। रोहित बार बार उसे कह रहा था कि तुम मुझसे दूर हटो, मेरे पास आने की कोशिश मत करो। लेकिन जब उसे लगा कि वो उसकी किसी भी बात को नहीं सुन रही है, वो उसकी कही हुई हर एक बात को इग्नोर कर रही है, तो अब जल्दी से ही रोहित ने उसके ऊपर अपने कराटे का एक दाव चल दिया था, क्योंकि नशे में भी रोहित को अब यही समझ आया और इसलिए उसने अपना एक दाव चला। रोहित के वार को बर्दाश्त कर पाना रश्मि के लिए आसान नहीं था। रोहित के इस एक वार से ही वो अब उसी वक्त ही नीचे जमीन पर गिर गई थी। अब रोहित जैसे ही वो नीचे गिरती है, अब रोहित खुद को संभालते हुए उस रूम के दरवाजे को खोलकर अब जल्दी से बाहर निकल कर आ जाता है और अब वो दूसरी तरफ जाने लगता है। जैसे ही उस शख्स के आदमियों ने रोहित को उस कमरे से बाहर जाते हुए देखा, तो वो सभी अभी तुरंत ही अब उसे शख्स के रूम के पास जाकर उसके रूम की डोरबेल को बजाने लगते हैं, उसे रोहित के बारे में अपडेट देने के लिए। जैसे ही उस रूम का दरवाजा अब खुलता है, तो वो शख्स जो पहले से ही रोहित को इंजेक्ट करके गया था, उस शख्स ने अब अपने आदमियों से कहा, तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मैंने वहाँ पर रोहित की रखवाली के लिए बोला था ना। इस बात पर अब उस शख्स के एक आदमी कहता है, युवराज उस रूम से कहीं बाहर चले गए हैं। ये सुनते ही वो शख्स अब उस रूम की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है और अब उस रूम में पहुंचने के बाद वो जैसे ही वहां पर अंदर जाता है, तो वो देखता है कि रश्मि तो वहां पर बेहोश जमीन पर पड़ी हुई थी। अपने आदमियों को अब उसे बेहोश हुआ देखकर अब वो कहता है, जाओ इसके पास और देखो कि ये भी जिंदा भी है या मर गई, कहीं ऐसा ना हो कि ये अब तक लुढ़क चुकी हो। उस शख्स की ये बात सुनकर अब एक आदमी जल्दी से रश्मि के पास भागकर जाता है और अब वो वहां पर नीचे बैठकर अब उसकी सांसों को चेक करने लगता है। तो वो कहता है, सर, ये शायद बस बेहोश हुई है, इसकी सांसें अभी भी चल रही है, लेकिन हाँ, इसको चोट काफी गहरी लगी है, इसे हमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, नहीं तो शायद हम इसे नहीं बचा पाएंगे। ये सुनते ही अब वो शख्स कहता है कि ठीक है, फिर तुम इसे सबसे पहले हॉस्पिटल में लेकर जाओ और हाँ, जब इसे होश आ जाए तो मुझे इसके बारे में बता देना। मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर इस रूम में हुआ क्या था, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ पर अपने काम करने के लिए आई थी, लेकिन ये सब क्या हुआ है। और तुम सब अभी जाकर उसे ढूंढो, आखिर युवराज कहाँ गए हैं, क्योंकि हमारा अभी युवराज को ढूंढना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि युवराज अभी नशे की हालत में है। वहीं दूसरी तरफ रोहित की टक्कर वहां पर अब कामिनी से हो जाती है, क्योंकि जैसे ही वो वहां से निकल रहा था तो उसकी टक्कर कामिनी से होती है, तो वो उसे अब सॉरी बोल कर अब आगे बढ़ जाता है। यहाँ मनीषा गुलेरिया ने अब कामिनी से कहा, तुम टेंशन मत लो, मेरे पास अब एक प्लान है जिससे कि उस अनिका की शादी उस कुणाल के साथ टूट जाएगी। ये कहते हुए ही मनीषा गुलेरिया अब कामिनी के कान में अब कुछ कहने लगती है। अब वो उसे अपना पूरा प्लान सुनाने के बाद अब कामिनी कहती है कि मम्मी, लेकिन हम लड़का कहाँ से लेकर आएंगे, और ये तो बहुत ही रिस्की भी होगा ना, क्योंकि अगर इसके बारे में किसी को कुछ भी पता चला तो इसमें कितना ही रिस्क है। कामिनी अब ये बात कह ही रही थी कि तभी उसकी नजर अब सामने से जा रहे एक शख्स पर जाती है, जो कि बाहर की तरफ जा रहा था।
उस शख्स को देखकर अब कामिनी कहती है, मम्मी समझो कि कुणाल और अनिका की शादी टूट गई। ये कहते हुए ही अब कामिनी अपनी मम्मी से कहती है, क्या आपके पास दुपट्टा है? अपनी बेटी की ये बात सुनकर अब मनीषा गुलेरिया अपने पर्स में देखती है कि तभी उसे एक दुपट्टा मिल जाता है, जिसे निकाल कर अब वो कामिनी को दे देती है। और अब कामिनी अपनी माँ से कहती है, तुम बस उसके पास जाओ और उसे अपनी बातों में उलझाओ, मैं बस जल्दी से गाड़ी लेकर आती हूँ, क्योंकि अब अगर हमें इनकी शादी को तोड़ना है तो अब हमें ये रिस्क उठाना ही होगा, क्योंकि ये हमारे पास खुद मौका आज खुद हमारे सामने आया है। ये कहते हुए ही अब कामिनी अब जल्दी से भागकर पार्किंग एरिया की तरफ जाती है। और यहाँ मनीषा गुलेरिया अब जल्दी से रोहित के पास आकर कहती है, क्या हुआ है बेटा तुम्हें? लगता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे तुम्हारी हालत देखकर तुम ठीक नहीं लग रहे हो। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तो बस यही पास में ही रहती हूँ। मनीषा गुलेरिया की इस बात को सुनकर अब रोहित कहता है, नो थैंक्स, मैं ठीक हूँ। ये कहते हुए ही अब रोहित अब आगे बढ़ जाता है। उसे देखकर अब ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर न जाने कितना कुछ चल रहा है और उसने अब खुद को कंट्रोल कर रखा था। अब तक कामिनी भी वहां पर अपनी गाड़ी को लेकर आ जाती है और वो पीछे की सीट का दरवाजा भी एकदम से खोलकर अब वो रोहित के पीछे आ जाती है। और अब कामिनी और मनीषा आंखों ही आंखों में अब कुछ इशारा करती हैं। उस इशारे को करने के बाद अब वो दोनों फिर जल्दी से जाकर अब रोहित के सामने आकर अब कामिनी रोहित के मुंह को अब एकदम से दबा देती है। तो वही मनीषा अब उस दुपट्टे से रोहित के हाथों को जल्दी से बांध देती है। यहाँ रोहित अब अपने पैरों को चलाने की कोशिश करता है, तो अब वो दोनों को अब उसके पैर चलाने से अब चोट भी लगती है, लेकिन अपनी चोट की परवाह न करते हुए वो दोनों ही अब रोहित को पीछे वाली सीट पर लिटा देती हैं। यहाँ रोहित मारवा भी अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इन दोनों ने बहुत ही जल्दी में ये उसके हाथों को और उसके मुंह को बंद कर दिया था और उसके हाथों को बांध दिया था। लेकिन यहाँ मनीषा गुलेरिया अब उसे कसकर पकड़े हुए थी और अब वो कामिनी से कहती है, जल्दी से गाड़ी चलाओ, इसे संभालना सच में ही बहुत ही मुश्किल हो रहा है, पता नहीं इसके अंदर ऐसी कितनी ही पावर है। यहाँ रोहित अब दोनों को ही बोल रहा था, मैं तुम दोनों को लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, क्योंकि उसके मुंह में कपड़ा होने की वजह से फिर भी वो थोड़ा बहुत बोल रहा था, जिससे उनके कानों में टूटे फूटे उसके शब्द जा रहे थे। अब रोहित कह रहा था, छोड़ दो मुझे, इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। यहाँ रोहित अब तक खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इधर कामिनी मनीषा से कहती है, क्या लगता है मम्मी, क्या ये प्लान वर्क करेगा? क्योंकि जो प्लान हमने बनाया है, मुझे तो अब लग रहा है कि जिस तरह से ये ऐसे छटपटा रहा है, ये हमारा प्लान को कामयाब होने ही नहीं देगा। कामिनी की बात का जवाब देते हुए मनीषा कहती है, तुम चिंता मत करो, वो ड्रग तुम्हारे पास है ना, जो तुमने कुणाल के लिए लिया था। अपनी माँ की बात सुनकर अब कामिनी भी हाँ में अपना सिर हिला देती है और फिर अब वो अपने पर्स से एक टैबलेट को निकालकर अब अपनी माँ के हाथ में देती है। यहाँ रोहित अब उनसे अभी भी बड़बड़ाते हुए कहता है कि तुम लोग जो करना चाह रहे हो ये ठीक नहीं है, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों औरतों को। इससे पहले कि रोहित आगे भी कुछ और भी बढ़ाता तभी अचानक से मनीषा ने उसके मुंह से वो कपड़ा जल्दी से निकाला और उसके मुंह में उसे मेडिसिन को डाल दिया था और अब अपने हाथ को रोहित के मुंह पर रख दिया था, जिससे रोहित अब उस गोली को बाहर ना निकाल पाए। अब उसे हर हाल में बस उसे निगलनी ही थी, क्योंकि उसके पास अब उस गोली को निगलने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं था। कुछ देर के बाद अब कामिनी अपनी गाड़ी को गुलेरिया हाउस लेकर जाती है, क्योंकि अनिका तो वहीं पर ही रहती थी, क्योंकि अनिका घर से बाहर निकलती ही नहीं थी। और वो दोनों अभी गाड़ी के बाहर निकलकर जल्दी से आ जाती है। और अब कामिनी अब मनीषा से कहती है, मम्मी अब हमें इसे अनिका के रूम के पास लेकर जाना है, इससे पहले कि वो दोनों माँ बेटी कोई भी प्लान करती के तभी रोहित अब अपने हाथों को खोलकर गाड़ी से अब तक बाहर आ जाता है। उसके कदम अब जरूर लड़खड़ाने लगे थे, क्योंकि उसकी बॉडी में पहले से ही एक ड्रग को इंजेक्ट कर दिया गया था और दूसरा अब यहाँ पर इन लोगों ने भी उसे एक ड्रग की मेडिसिन दे दी थी।
लेकिन वो भी अपने सामने खड़ी दोनों ही औरतों के ऊपर अब अपने दोनों ही हाथों से अब वार कर देता है, जिससे कि वो दोनों अभी अपनी जगह पर ही जमीन पर ही गिर जाती हैं, क्योंकि रोहित के वार अभी नशे की हालत में और भी ज्यादा पावरफुल थे। अब रोहित खुद को संभालते हुए ही वहां से अब जाने ही वाला था कि तभी अब उसके कानों में एक लड़की की आवाज आती है जो कि चिल्ला रही थी कि बचाओ बचाओ। ये सुनते ही रोहित अब उसे दिशा की तरफ जा रहा था जहां से उसे वो आवाज आ रही थी। वो अब खुद को धीरे धीरे संभालते हुए ही अब वो जल्दी से उस तरफ जा रहा था। कुछ ही देर में अब रोहित उस जगह पर पहुंच गया था जहां से उसे उस लड़की की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। जैसे ही रोहित उस रूम के दरवाजे के पास गया तो दरवाजा वहां पर बंद था। रोहित ने अब तेजी से दरवाजे को नॉक किया तो सामने उसे आवाज आ रही थी कि प्लीज प्लीज हेल्प मी। रोहित ने अब एक लात दरवाजे पर जोर से मारी जिससे कि दरवाजा अब खुल गया था। सामने रोहित ने देखा कि एक लड़का किसी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त रोहित नहीं जानता था कि वो सच में वो क्रिस्टोफर ही था, क्योंकि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टोफर था। क्रिस्टोफर अब रोहित को देखकर कहता है, तुम जाओ यहाँ से, कौन हो तुम? और यहाँ अनिका ने अभी क्रिस्टोफर के मुंह पर अपने नाखूनों के निशान बनाकर अब उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। रोहित भी अब जल्दी से क्रिस्टोफर के पास गया और उसके गले को पकड़कर अब उसे अनिका से दूर करते हुए दूसरी तरफ धक्का दे दिया। रोहित का धक्का इतना ज्यादा था कि क्रिस्टोफर उसे खुद को संभाल ही नहीं पाया और वो सीधा ही नीचे गिर गया। और अब वो जल्दी से जैसे ही वो वहां पर गिर गया तभी वो जल्दी से उठकर अब रोहित से कहता है, तुम कौन हो? हम दोनों के बीच में आने वाले तुम कौन हो? देखो तुम यहाँ से अभी के अभी चले जाओ, हम दोनों को डिस्टर्ब मत करो। क्रिस्टोफर की ये बात सुनकर अब रोहित अब अनिका की तरफ देखकर उससे पूछता है, ये क्या कह रहा है? क्या तुम इसे जानती हो? उस वक्त अनिका की तबीयत ज्यादातर खराब ही रहती थी, इसलिए वो बेड पर ही लेटी रहती थी। रोहित की बात जब अनिका के कानों में गई तो उसने कहा कि ये झूठ बोल रहा है, ये मेरे साथ। अनिका ने बस इतना ही कहते हुए अब अनिका एकदम से ही खामोश हो जाती है, क्योंकि इससे आगे वो कुछ कह ही नहीं पाती। ये देखकर अब रोहित अब क्रिस्टोफर को एक जोर की लात मारता है। इससे पहले कि रोहित क्रिस्टोफर को और भी ज्यादा मारता, वो वहां से अपनी जान को बचाकर भाग जाता है। तो वहीं रोहित भी अभी उसके पीछे भागता है उसे पकड़ने के लिए। अनिका अब काफी मुश्किल से अपने बेड से उठकर अब खड़ी होने की कोशिश करती है और अब वो धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए अपने रूम से बाहर निकलकर आ जाती है। वहाँ क्रिस्टोफर अभी रोहित और 2 पंच खाने के बाद अब उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो अब रोहित के और भी वहाँ पर मार खा पाता, इसलिए वो भी अब वहाँ से भाग जाता है। यहाँ जब रोहित को उस लड़की का ख्याल फिर से आता है तो अब वो वापस अब उसके रूम की तरफ जाने लगता है, ये देखने के लिए कि क्या वो लड़की अब ठीक है या नहीं, क्योंकि उसे उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। तभी सामने अब उस लड़की की मासूमियत को देखकर अब वो उसे कहने लगा कि देखो डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब वो जा चुका है यहाँ से, आपकी तबीयत तो ठीक नहीं लग रही है, अब आप जाकर आराम कीजिए। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका उसे कुछ नहीं कहती है, वो बस उसे यही कहती है कि 5 महीने बाद मेरी शादी है, अगर आप नहीं आए होते तो पता नहीं क्या हो जाता। थैंक यू सो मच। ये सुनते ही अब रोहित कहता है, इट्स ऑल राइट, वैसे मुझे यहाँ ट्रैप करके ही लाया गया था, मेरे ख्याल से अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। रोहित ये कहकर अब वहां से जाने ही वाला था कि तभी उसकी नजर अब सामने खड़ी अनिका पर जाती है, जो कि वहीं पर ही अब बेहोश होकर गिरने ही वाली थी कि तभी रोहित ने अब जल्दी से जाकर लड़खड़ाते हुए उसे पकड़ लिया और अब वो उससे कहा कि आप ठीक तो है ना? अनिका को अब अपने हाथों का सहारा देते हुए रोहित अब उसे उस रूम में लेकर जाता है, क्योंकि अनिका भी उस समय पर बहुत ही मोटी थी और रोहित के ऊपर भी वो ड्रग अब और भी ज्यादा असर करने लगा था, इसलिए अब वो धीरे धीरे उसे अंदर तक लेकर जाता है और फिर वो वहां पर उसे बेड पर लेटा देता है। इससे पहले कि वो यहाँ से बाहर निकल कर जाता कि तभी उसके सामने वहां पर अब स्वाति मल्होत्रा आ जाती है और अब वो उससे कहती है, तुम्हें रोकना नहीं चाहिए था, तुम्हें उसे रोकना नहीं चाहिए था, वो जो भी कुछ कर रहा था उसे होने क्यों नहीं दिया?
रोहित के कानों में अब स्वाति मल्होत्रा की आवाज तो आ रही थी, लेकिन वो अब अपने सेंस में नहीं था, क्योंकि अब उसे उसके ऊपर उस ड्रग का धीरे धीरे और भी ज्यादा असर हो रहा था। वो कभी अब अपने सामने खड़ी स्वाति मल्होत्रा को देखता तो कभी बेड पर लेटी हुई अनिका को। इससे पहले कि रोहित अब स्वाति मल्होत्रा को कुछ कहता या उससे कोई भी जवाब देता कि तभी उसके कानों में अब स्वाति मल्होत्रा की आवाज आती है कि तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि तुम ऑलरेडी ड्रग एडिक्ट हो। काफी अच्छा खुद को कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन तुमने। स्वाति मल्होत्रा की बात को सुनकर इससे पहले कि रोहित उसे दोबारा से कोई भी जवाब देने की कोशिश करता, तभी स्वाति मल्होत्रा ने रोहित को वहीं पर ही पकड़ लिया था और उसकी ग्रिप इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि रोहित अब नशे की हालत में खुद को छुड़ा ही नहीं पा रहा था। स्वाति मल्होत्रा ने अब रोहित से कहा कि मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। अगर तुमने मेरे प्लान को फ्लॉप किया है ना, तो अब तुम्हें ही मेरे प्लान को अब पूरा करना होगा, क्योंकि ये प्लान मेरा था और मेरी बेटी के लिए ये बहुत ही जरूरी है, नहीं तो मैं मेरी बेटी को नहीं बचा पाऊंगी। ये कहते हुए ही स्वाति अब एक इंजेक्शन को निकालकर फिर से रोहित को इंजेक्ट कर देती है और फिर वो अब उसे अनिका के बेड के ऊपर धक्का देकर अब जल्दी से उस रूम से बाहर निकलकर उस रूम के दरवाजे को बाहर से लॉक कर देती है। यहाँ स्वाति अब मन ही मन यही प्लान बना रही थी कि अगर उसका ये प्लान फ्लॉप हो गया तो वो फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की मदद से अनिका को रोहित के बच्चों की मां बना देगी, लेकिन आज हर हाल में उसे इस काम को अंजाम देना ही था। वहीं दूसरी तरफ अभी रूम के अंदर रोहित खुद को अनिका के ऊपर से उठाने की कोशिश कर ही रहा था, लेकिन अब वो खुद भी नहीं जानता था कि आखिर वो अब अनिका की तरफ इतना अट्रैक्ट क्यों हो रहा था।